आइए हम लोग शुरू करते हैं। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को, सातवाहनों का ये भी महानतम शासक हुआ। गौतमी पुत्र का पुत्र था। पुराणों में जो है इसको पुलोमा, पुरोमनी और पुलमावी कहा गया है। आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में देखेंगे कि जो शासकों की उपाधियां हैं उससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। किसको पुलोमा कहा गया है, किसको आंध्रभृत्य कहा गया है, किसको शुंगभृत्य कहा गया है। तो इसलिए जो उपाधियों से संबंधित क्वेश्चंस हैं उनके लिए इस लाइन को संग्रहित करके बनाया गया है कि जिससे आप इसको वहां से कर सकें। आंध्र सम्राट की उपाधि थी वशिष्ठ पुत्र पुलमावी की। इसकी राजधानी जो है वो गोदावरी तट पर स्थित पायठन थी और शक शासक रुद्रदामन ने इसे 2 बार पराजित किया था। लेकिन चूंकि रुद्रदामन से इसके संबंध अच्छे थे तो सातवाहनों के, तो उन्होंने इसको छोड़ दिया था पारिवारिक संबंध के नाते। इसको पराजित उसने 2 बार किया था। वो शक शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन हुआ। उसका हम देखेंगे संस्कृत में जूनागढ़ अभिलेख हुआ है, सुदर्शन झील का उसने पुनरुद्धार कराया था। तो रुद्रदामन ने इसको जो है 2 बार हराया था। आगे देखिए, यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा, व्यापार एवं जल यात्रा का प्रेमी था ये। और ये बात इसकी पुष्ट होती है इसके सिक्कों पर, क्योंकि इसके सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हुए हैं। यज्ञश्री की मृत्यु के उपरांत सातवाहनों का साम्राज्य 5 शाखाओं में विभाजित हो गया। चुतुवंश, पहलव वंश, इच्छाकु वंश, पल्लव, आभीर और वाकाटक। सातवाहनों की शासन व्यवस्था जो थी वो राजतंत्रात्मक ही थी, जैसी चली आ रही थी भारत में। परिवर्तन के तत्व देखिए मौर्यों की तुलना में। महिला शासकों की भागीदारी, अब महिलाएं भी जो हैं शासन में भागीदारी कर रही थीं। और सामंतवाद का आरंभ, भारत में जो सामंतवाद का आरंभ होता है कि यूरोप जैसे इस पर एक लेख बहुत अच्छा है आर.एफ. शर्मा महोदय का, आप भारत में सामंतवाद। तो भारत का जो सामंतवाद था वो यूरोप जैसा नहीं था, यूरोप जैसी दास प्रथा नहीं थी, लेकिन भूमिदान के साक्ष्य मिलने लगे थे। और भूमिदान के साक्ष्य के लिए आपने देखा था रानी नागानिका का नाना घाट अभिलेख, भूमिदान का पहला साक्ष्य, वहां पहला प्रमाण है अभिलेखीय प्रमाण। तो सैनिक तत्वों की प्रधानता, ये सब चीज परिवर्तन के तत्व जो है रेखांकित होने लगे थे सातवाहनों के समय। साम्राज्य का विभाजन आहारों में किया गया था। आहार जो है अमात्य के अधीन होते थे। आहार के नीचे ग्राम होता था और ग्राम को गौलमिक, ग्राम का प्रमुख जो है गौलमिक कहा जाता था। जो अन्य प्रमुख राजवंश हैं इनके वंश और स्थापना देखिए, इनसे प्रश्न पूछा जाता है, मिलान करने वाले प्रश्न आते हैं। आभीर का ईश्वरसेन, इक्ष्वाकु के श्री शांतमूल, सालंकायन के हस्तिवर्मन और विश्वकुंडिन के माधव वर्मन प्रथम महानतम शासक था इसका। कलिंग का चेदी वंश देखिए, इसका संस्थापक महामेधवान। इसका प्रसिद्ध शासक खारवेल हुआ, जिसका हाथी गुम्फा अभिलेख है। नहरों की जानकारी देने वाला पहला अभिलेख है खारवेल। कलिंग के चेदी वंश का बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुआ और इसका हाथी गुम्फा अभिलेख इतिहास में इसका बहुत स्थान है। बहुत बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। खारवेल को देखिए, महाराज की उपाधि धारण करने वाला था। पहला भारतीय शासक गंधर्व वेद का ज्ञाता था। महाराज की उपाधि धारण करने वाला यह पहला भारतीय शासक खारवेल था। गंधर्व वेद का ज्ञाता था और व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के संपूर्ण भारत में इसे प्रसिद्ध करवाए थे खारवेल ने। वाकाटक वंश देखिए, इससे 2 प्रश्न बहुत ही पूर्वावलोकन में आप बार बार देखेंगे फिक्स आए हुए हैं। प्रवरसेन प्रथम से संबंधित 400 में दिए गए शासक ने किया था। वाकाटक वंश में देखिए, इसका उद्भव क्षेत्र विंध्य क्षेत्र है। संस्थापक इसका विंध्य शक्ति। इसकी राजधानी नंदीवर्धन नागपुर में। प्रवरसेन प्रथम इसका राजा हुआ जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए। यज्ञों को आप परंपरा देखेंगे कि पोस्ट वैदिक एज से शुरू हुई थी, जब राजा अपनी वैलिडिटी के लिए यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ। तो उसी से प्रवरसेन प्रथम ने 4 बार अश्वमेध यज्ञ किया। यानी इसने अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है कि घोड़ा छोड़ा जाता था और वो पूरे क्षेत्रों में घूमता था। ये राजा की संप्रभुता का विस्तार माना जाता था। तो वह प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए। तो ये प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि किसने 4 बार किया। रुद्रसेन द्वितीय इसमें हुए, जिनकी प्रभावती गुप्ता से विवाह हुआ। और प्रवरसेन द्वितीय जो इसमें शासक हुए, सेतुबंध नामक पुस्तक की प्राकृत भाषा में रचना की। अजंता की गुफा संख्या 9 एवं 10 वाकाटक काल से संबंधित है। देखिए, वंशों से संबंधित उन फैक्ट्स को आपको दिया जा रहा है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं। मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि ये नोट्स बहुत ही संश्लेषित करके बनाया गया है, जिसमें आपको ये रहे कि आप इसका अगर रिवीजन करके जाएं तो परीक्षा में 90% प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे।
तो आप एक संश्लेषित नोट्स को पढ़ के आपको जाना है, जो संश्लिष्ट तरीके से बनाया गया है, पूर्वावलोकन के सारे पिछले वर्षों के प्रश्नों को भी इसमें समाहित करके और इसको और सिस्टमेटिक ढंग से आपको नोट्स को प्रोवाइड कराया जा रहा है। विदेशी शासकों में देखेंगे, हमने देखा था 4 देशी शासक थे, 4 विदेशी शासक थे। विदेशी शासकों में पहले थे इंडो ग्रीक, हिंद यवन वंश। पहला विदेशी आक्रमण हिंद यूनानी अथवा बैक्ट्रियाई यूनानी राजवंश द्वारा किया गया था। ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि पहले किस विदेशी शासकों ने आक्रमण किया था, तो हिंद यवन वंश है। हिंद यवन वंश के 2 लोग यहाँ आए थे, यूथिडेमस और यूक्रेटाइडीज। पहले देखिए डेमेट्रियस प्रथम को यूथिडेमस के बैक्ट्रिया में इनका शासन था। यूथिडेमस का ये पुत्र था। भारत की सीमा में प्रवेश करने वाला ये पहला व्यक्ति था। 183 ईसा पूर्व के लगभग पंजाब के कुछ भागों को जीतकर इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई, सियालकोट को। यूनानी और खरोष्टी लिपियों वाले सिक्के चलाए। जब ये इधर शासन कर रहे थे तब तक उधर इनका दूसरा शासक, तब तक उधर जो है यूक्रेटाइडीज वंश के लोग अधिकार बैक्ट्रिया में करने लगे थे। तब इनका दूसरा शासक हुआ मिनांडर, मिलिंद। मिनांडर की जानकारी का स्रोत शिवकूट, मंजूसा लेख और रेह लेख तथा उसके सिक्के हैं। अब हम बाद में देखिए कि मौर्य ने से जब हम इतिहास को पढ़ रहे हैं तो हम साहित्यिक साक्ष्यों को भी ले रहे हैं और पुरातात्विक साक्ष्यों को भी ले रहे हैं। उससे ये होता है कि साहित्यिक साक्ष्यों की पुष्टि पुरातात्विक साक्ष्यों में पाए गए तथ्यों से, पाई गई वस्तुओं से, पाई गई संरचनाओं से या जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं उससे उनकी पुष्टि हो जाती है। बौद्ध जनश्रुति में मिनांडर बौद्ध धर्म का संरक्षक था और मिलिंद पन्हों में मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य संवाद है। ये पुस्तक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखें। मिनांडर की मृत्यु पर उसका पुत्र स्ट्रैटो अल्पवयस्क था, इसलिए उसकी पत्नी एक थाक्लिया ने संरक्षिका के रूप में शासन किया था। अब देखिए यूक्रेटाइड वंश, उधर यूक्रेटाइड वंश स्थापित हो गया था। अब उसका विस्तार हुआ और वो भारत में आया तो उसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई और उसका एक शक्तिशाली शासक एंटियालकिड्स हुआ। एंटियालकिड्स के बारे में आपको हमने बताया था कि उसने शुंग शासक भागभद्र के विदिशा दरबार में अपने राजदूत हेलियोडोरस को भेजा था। ये कल इस पर प्रश्न डिस्कशन हम लोगों ने किया था कि जो ये शुंग शासक भागभद्र था, ये शुंगों का 9वां शासक था और इसके शासन काल के 14वें वर्ष में एंटियालकिड्स ने हेलियोडोरस को भेजा था, जो विदिशा में गरुड़ स्तंभ का उद्घाटन या स्थापना हुई थी। वैष्णव धर्म का प्रमाण प्राप्त होता है यहाँ सर्वप्रथम। अब देखिए हर्मियस अंतिम हिंद यूनानी शासक था। उसके साथ ही हिंद एवं शासकों का 200 वर्षीय शासन समाप्त हो गया, जिसमें 39 सम्राट और 2 साम्राज्ञियों ने शासन किया था। अब भारत पर यूनानियों के प्रभाव देख लीजिए, क्या क्या चेंजेज लाया उन्होंने। सांचे में ढली मुद्राओं का निर्माण इन्हीं की देन है। जो सांचे में हम लोग ढाल के मुद्राएं एक शेप साइज की बनाते हैं वो इनकी देन है। मुद्राओं पर राजा का नाम, चित्र, तिथि अंकित करने का प्रचलन यहाँ से हमने सीखा। कालगणना और संवत का प्रयोग, भारत में ज्योतिष के विकास में सहयोग और कला के क्षेत्र में हेलेनिस्टिक कला एवं गांधार कला का प्रचलन इनकी देन थी। शक वंश देखिए शुरू करते हैं। यूनानियों के बाद भारत में शकों का हमला हुआ। शक भारत में बोलन दर्रे से आए थे। भारत के ऊपर उनका प्रथम आक्रमण 71 ईस्वी पूर्व में हुआ था। शक वंश की 2 ब्रांच हैं, उत्तरी क्षत्रप वंश और पश्चिमी क्षत्रप वंश। उत्तरी क्षत्रप वंश में भी 2 थी, तक्षशिला के शक और मथुरा के शक। और पश्चिमी क्षत्रपों के 2 ब्रांच थी, नासिक में क्षारात वंश और मालवा में कार्दमक वंश। यानी देखिए शकों की 4 ब्रांच आप देख रहे हैं, उत्तरी और पश्चिमी। उत्तरी में 2 तक्षशिला और मथुरा, पश्चिमी में 2 क्षारात और कार्दमक। तो तक्षशिला के शक शासकों को पहले हम देखते हैं। पहला शासक इनका माउस था। इनकी राजधानी तक्षशिला थी। माउस के बाद राजा एजेज प्रथम बना। एजेज प्रथम के बाद एजिलीफेज बना और उसके बाद एजेज द्वितीय बना। ये इतना विवरण हमें तक्षशिला के शक शासकों के बारे में मिलता है। मथुरा के शक के देखेंगे, प्रथम शासक रावजुल। जो प्रथम शासकों का नाम आपको मैं बता रहा हूं, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए पहले शासक, संस्थापक और अंतिम शासक, इन तीनों पर आप एकदम कंसंट्रेशन के साथ निगाह डालिए और उसको रिवाइज करिए और याद करने की कोशिश में रखिए। प्रथम शासक राजुल था। मथुरा सिंह शीर्ष अभिलेख में सर्वप्रथम इसी शक शासक के साथ महाक्षत्रप का प्रयोग किया गया है। मोर मथुरा में है। मोर के ब्राह्मी लेख में राजुल का उल्लेख मिलता है। राजुल के सिक्कों पर उसकी उपाधि आप देखिए क्या क्या है। राजराज है। खरोष्टी में उसको अप्रतिचक्र कहा गया है। ग्रीक में बैसिलियास सोटेरस कहा गया है। काल का आचार्य कथानक से ज्ञात होता है कि मथुरा के शक पहले उज्जैनी में रहते थे,
लेकिन मालवा नरेश विक्रमादित्य ने इन्हें खदेड़ा तो ये मथुरा में आ गए। ये देखिए इनकी साक्ष्यों की पुष्टि देखिए। राजुल था, राजुल का उल्लेख मोर के ब्राह्मी लेख में भी मिलता है। इसकी 3 उपाधियां हैं, राजराज, प्रतिचक्र, बैफिली, बैफिलिया, फोटेरफ। और ये आपको कालकाचार्य कथानक में ज्ञात होता है कि पहले उज्जैनी में रहते थे, बाद में खदेड़ने पर मथुरा में आए। राजुल का उत्तराधिकारी सोडास हुआ। सोडास का उत्तराधिकारी तोरणदास था, जिसने कुफाणों की अधीनता स्वीकार कर ली। पश्चिमी भारत के शक शासकों को आप देखिए, इसमें छारात शक हैं। इनका क्षेत्र संपूर्ण महाराष्ट्र और सौराष्ट्र प्रदेश पर था। इनका पहला शासक भूमक हुआ और भूमक के जो तांबे के सिक्के हैं उनमें दोनों तरफ का विवरण मैं दे रहा हूं। एक और ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा है, दूसरी ओर खरिफ्टी लिपि और प्राकृत भाषा है। देखिए दोनों का मिक्स आपको देखने को मिलने लगा है। नाहपान इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। उसका अभिलेख प्राचीन गोवर्धन नासिक से और पूना की कारले गुहा से 2 जगहों से प्राप्त होते हैं। कारले गुहा लेख जो अभिलेख है वो उसके दामाद ऋषभदत्त, उसका नाम उषावदत्त भी मिलता है, और उसकी पुत्री दक्षमित्रा का था। लेख में नाहपान को 3 लाख गायों का दान करने वाले की उपाधि दी गई है। जो कारले से मिला है ये उसके दामाद और पुत्री का अभिलेख है, ऋषभदत्त और दक्षमित्रा का, और उसमें इसको 3 लाख गायों को दान करने वाला बताया गया है। नाहपान के समय सोने तथा चांदी के सिक्के के विनिमय दर 1:35 थी। नाहपान के उत्तराधिकारी के विषय में हमें ज्ञात नहीं है। प्रश्न जो इसमें बनता है वो नाहपान से ही बनता है और इसके संस्थापकों से। कार्दमक या चफ्टन वंश को देखिए, पहला शासक चफ्टन हुआ और इसका पुत्र जयदामन क्षत्रप नियुक्त हुआ। महाक्षत्रप रुद्रदामन जो है इसका पौत्र था। शक शासकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्तिशाली था। अभी जब हम सातवाहनों को देख रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि इसने 2 बार उनको हराया था। जूनागढ़ अभिलेख इसका है, सभी जातियों का रक्षक चुना गया, इसमें लिखा हुआ है। महाक्षत्रप की उपाधि उसने स्वयं धारण की। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। सातवाहन नरेश पुलमावी को 2 बार पराजित किया। वैदिक धर्म संस्कृति का पोषक था। विशुद्ध संस्कृत में जूनागढ़ लेख को निर्गत किया और उच्च कोटि का विद्वान था। यहाँ जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो 2 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। जूनागढ़ अभिलेख के बारे में आप जानिए, संस्कृत में लिखा गया अभिलेख है, विशुद्ध संस्कृत में, और सुदर्शन झील का विवरण इसमें दिया गया है। और रुद्रदामन जो है शकों का शासक था, तो महत्वपूर्ण ही है। आइए शुरू करते हैं। पार्थियन पहला वंश, वास्तविक संस्थापक इसका मिथ्रेडेटस प्रथम था। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध साधक गोंदोफर्नीज है, जिसको तख्ते बही में गुदव्वर कहा गया है। इसी के समय ईसाई संत थॉमस भारत आया था और पार्थियन राजाओं ने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया था। आइए एक महत्वपूर्ण वंश को देखें, कुषाण वंश। मौर्योत्तर काल में यह महत्वपूर्ण वंश हुआ था। कुषाण मध्य एशिया में पश्चिमी चीन की यूची जाति के थे। ये पश्चिमी चीन की जो है यूची जाति के थे। यूची जाति की 5 शाखाओं में से एक कुईशुआंग थी, जो भारत में कुषाण राजवंश से विख्यात है। यानी ये कुईशुआंग प्रजाति के आक्रमणकारी थे। आइए शुरू करते हैं। कुजुल कडफिशेस। कुजुल ने पार्थियनों पर आक्रमण कर किपिन तथा काबुल पर अधिकार कर लिया और कुजुल ने केवल तांबे के सिक्के ही प्रचलित करवाए। सिक्कों पर धर्मथिदस एवं ऊंट की आकृति अंकित है। कुछ विद्वानों का मत है कि ये बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। कुजुल कडफिशेस। विम कडफिशेस कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? बहुत से वंशों में आप देखेंगे कि जो पहले राजा होते हैं वो साम्राज्य को ना ही उस तरह का फेप दे पाते हैं, ना ही प्रशासनिक व्यवस्था वहां की मजबूत कर पाते हैं। तो बाद में जो उस वंश का दूसरा राजा महानतम होता है उसको वास्तविक संस्थापक इसी सेंस में कहा जाता है कि वो जो फुल इस्टेब्लिशमेंट साम्राज्य का करता है, साम्राज्य को इस प्रकार से स्थापित करता है कि उसका साम्राज्य आने वाले समय में भी उस पर साम्राज्य को अपने स्थिर रख सके और चला सके। इस तरह की सामाजिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य की सुरक्षा का प्रबंध करता है, तो उसे वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। सिंधु नदी के पूर्व में कुषाण साम्राज्य का विस्तार करने वाला एक पहला शासक था। देखिए इसने साम्राज्य विस्तार किया, सिंधु नदी के पूर्व तक ये गया, स्वर्ण, रजत और तांबे की मुद्राओं को जारी किया। सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति भी इसके अंकित है। बहुत ही महत्वपूर्ण शासक कनिष्क हुआ। विम कडफिशेस का पुत्र था। 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया तथा शक संवत चलाया 78 ईसा पूर्व का। कनिष्क जो है प्रथम राजधानी इसकी पेशावर पुरुषपुर और दूसरी राजधानी मथुरा। कश्मीर को जीतकर कनिष्कपुर नामक इसने नगर बसाया था। कनिष्क से संबंधित प्रमुख अभिलेख देखिए जो परिचय में पूछे जाते हैं। रवातक अभिलेख, चीर स्तूप, सुई विहार, सांची, मथुरा, सारनाथ एवं कौशाम्बी,
यह अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है। रबाता का अभिलेख परीक्षा में पूछा गया है। सुई विहार लेख परीक्षा में पूछा गया है। कनिष्क के दरबार में देखिए पार्श्व थे, अश्वघोष थे, वसुमित्र, नागार्जुन जैसे विद्वान तथा चरक जैसे चिकित्सक विद्यमान थे। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि चरक किसके दरबार में ये सुशोभित करते थे। पार्श्व, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन और चरक सारे विद्वान जो है कनिष्क के दरबार से संबद्ध थे। कनिष्क को बौद्ध धर्म तथा गांधार एवं मथुरा कला को विशेष संरक्षण इसने प्रदान किया था। कनिष्क के बाद उसका बड़ा पुत्र वासिष्क राजा हुआ और वासिष्क के बाद हुविष्क शासक बना। हुविष्क के बाद का बारे में एक ही महत्वपूर्ण बात आप याद रखिएगा कि उसने चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के चलवाए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि मौर्योत्तर एज में चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के चलाने वाला शासक कौन था तो हुविष्क था। ये परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन भी है। वासुदेव के साथ ही कनिष्क कुल का अंत हुआ और कुषाणों ने चांदी के सिक्के नहीं चलाए। मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों को देखिए, इनका व्यापार बहुत उन्नत किस्म का था। आर एस शर्मा महोदय ने कहा है पहली बार ये विदेशी आक्रमणकारी आए थे जो भारतीय संस्कृति के साथ मिक्स हो गए थे। इनको आप देखेंगे ये अपने सिक्कों पर शिव की, त्रिशूल की मुद्राएं अंकित करने लगे थे। अगर सिक्के इनके हैं तो दो तरफ हैं, तो एक तरफ प्राकृत ब्राह्मी लिपि है, दूसरी तरफ खरोष्टी लिपि लिखते थे। तो इनका मिक्सचर हुआ था भारतीय संस्कृत के साथ। ये भारतीय संस्कृत ने अपना विस्तार इन पर भी कर लिया था। जनजातीय तत्व सबसे ज्यादा भारतीय सब परंपरा में मिश्रित हुए, इसीलिए धर्म में भक्ति की भावना का प्रबलता का विस्तार हुआ। भक्त की भावना जोर पकड़ने लगी। मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाह, इनके व्यापार बहुत विकसित थे। इन्होंने व्यापार के क्षेत्र में भी इनका सिंध मार्ग पर व्यापार था। इनके व्यापार के विस्तार के इनके बंदरगाहों की सूची से आपको पता चलता है। बैरीगाजा या भड़ौज पश्चिमी तट पर, बारबेरिकम सिंधु के मुहाने पर, सोपारा पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र में, नौरा किन्नौर, टिंडिस पोन्नानी, नेलसिंडा आंध्र प्रदेश में, मुजरिश या क्रिंगनोर चेर राज्य में स्थित था। साहित्य देखिए, अभी आपने अपने दरबारी कवियों को, विद्वानों को देखा था। नाट्य शास्त्र भरत मुनि का इसी समय का है। इससे प्रश्न आना ही आना है, 100% फिक्स टॉपिक है ये, 100%। और ये साहित्य आप पढ़ के जरूर जाइएगा, इससे प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए। नाट्य शास्त्र भरत मुनि का, गाथा सप्तशती हाल की रचना है। प्राकृत भाषा में शांति के समय का महानतम शासक था। मनुस्मृति की रचना इसी समय हुई मौर्योत्तर काल में। स्वप्नवास व दत्ता भास का है। सर्वप्रथम संस्कृत में नाटक लिखने का श्रेय प्राप्त है भास को, स्वप्नवास व दत्ता। बृहद कथा कोश गुड़ाढ्य का है। कातंत्र सरोवर्मन का है, संस्कृत व्याकरण से संबंधित है। बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद अश्वघोष की है। नेचुरल हिस्टोरी का प्लिनी की है, लैटिन भाषा में। पूरे एंशिएंट हिस्ट्री की बुक और लेखक से संबंधित एक वीडियो अलग से बनाई गई है, आप रिवीजन करते समय उससे देखें। किताबों से संबंधित 1 या 2 प्रश्न परीक्षा में आपको मिलते हैं, जो प्रश्न आपके वहां से पूर्ण संभावना के साथ उस नोट्स को बनाया गया है कि आप उसको कवर कर सकते हैं। 2 पार्ट में वो वीडियोज हैं, प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियोज आप तक शीघ्रता से पहुंचे। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शेष आगे संगम युग और गुप्त युग पर अब हम लोग प्रारंभ करेंगे, शेष अगले वीडियोज में।